आइए मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में हम आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं और वो हैं त्रिदीप भट्टाचार्य साहब, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटीज़ में, एडलवाइज म्यूचुअल फंड में। और सर को 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है इक्विटी मार्केट्स का, हिंदुस्तान का भी और दुनिया भर के मार्केट्स भी ट्रैक करने का। और एडलवाइज म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने के पहले सर एक्सिस म्यूचुअल फंड में थे, स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स और यूबीएस जैसी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं, लंदन में भी काम कर चुके हैं। और आपने एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आईआईटी खड़गपुर से सर ने बीटेक की डिग्री भी हासिल की है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद प्रदीप सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको और एडलवाइज म्यूचुअल फंड के आपके सभी सहयोगियों को और सारे आपके इन्वेस्टर्स को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आपके थ्रू आपके सारे व्यूअर्स को और आपके शो के जो बहुत ही सक्सेसफुल शो है उसके सारे व्यूअर्स को हमारी मेरी तरफ से और एडलवाइस की तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। सर पहले सवाल थोड़ा आपसे ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करता हूं, क्योंकि थोड़ी फिर से अनिश्चितताएं बन रही है। लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी बाज़ारों का क्या हाल होगा और अमेरिका की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। रिसेशन का डर निकल गया, लेकिन अभी भी मजबूती नहीं आ रही। जरा समझाएं सर कि क्या मूड माहौल है और क्या संकेत हमें लेने चाहिए। देखिए, अभी सबसे पहले जो हम लोगों को समझना चाहिए ये कि इन्फ्लेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर फॉर लॉन्गर रहने वाला है। मतलब वो ये इन्फ्लेशन अचानक से गिर के एकदम जो पहले लेवल पे होता था 0.5 1% 1.5%, उसके इर्द गिर्द के नजदीक भी नहीं जाने वाला है। इसलिए जो पीकिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स है, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पीक करेंगे, उसका जो एक बड़ा सवाल है वो धीरे धीरे साल के शुरू में अगर शुरू से देखें तो वो पीछे ही हटता जा रहा है। और अभी अगर आप कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस देखें वो मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हो गया है। मेरे ख्याल में ये अभी थोड़ा सा ये एक नया रियलिटी है जिसको इन्वेस्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने थिंकिंग में। ये हमारा मानना काफी समय से रहा है कि ये इन्फ्लेशन इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं है। पीक हो जाएगा भले ही इंटरेस्ट रेट्स, पर नीचे आने में थोड़ा समय लगेगा। ये पहला ग्लोबल हेडविंड कह लीजिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हो या बढ़े हुए होते हैं तो रिस्क एसेट क्लासेस के लिए थोड़ा सा हेडविंड प्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए वो ये है कि चाइना की जो रिबाउंड है वो थोड़ी सी धीमी गति से हो रही है वर्सेस एक्सपेक्टेशन। साल के शुरू में काफी एक्सपेक्टेशंस था कि वो तेजी से रिकवर करेगा, उतना डिस्पाइट स्टिमुलस वगैरह देने के बावजूद भी वो थोड़ा धीमे हुआ है। ये दोनों बड़े इकोनॉमीज में ऐसा एक बड़ा इंटरेस्ट रेट्स यूएस के तरफ और रिकवरी चाइना की तरफ, ये दोनों तरफ एक थोड़ा सा ग्लोबल हेडविंड पेश करते हैं इन्वेस्टर्स के सामने, जिस माहौल में अपने को इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे माहौल में डोमेस्टिक स्टोरीज या जो लोकल इकोनॉमी ड्रिवन स्टोरीज हों उस पर फोकस करने से मेरे ख्याल में ज्यादा पैसे बनने के आसार हैं। बिल्कुल, तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा डेवलपमेंट है ग्लोबल मार्केट्स का। सर इंडियन मार्केट्स भी पूरा अगस्त का महीना तो दिग्गज शेयरों में कंसोलिडेशन रहा। कहीं आपका भी ऐसा मूड बन रहा है कि नहीं, अब मिड कैप स्मॉल कैप बहुत हो गया, इतने भाग गए, अब लार्ज कैप ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पैसा रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से वहाँ बेहतर है? क्या व्यू है, दोनों स्पेस को समझाएं सर। मेरे हिसाब से जो आज से 3-4 महीने पहले जब इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उस समय जो एक वैल्यूएशन गैप, जो रिस्क एसेट्स विद इन इक्विटीज विच इज मिड एंड स्मॉल कैप्स में एक वैल्यूएशन डिस्काउंट था, वो पीकिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के नजदीक आते आते वो गैप नैरो हो गया है। अभी वैल्यूएशन डिफरेंशियल बहुत ज्यादा लार्ज मिड और स्मॉल कैप में रहा नहीं है। इसलिए एक बेसिकली लार्ज मिड और स्मॉल का एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अगर आप बना लें तो वो मेरे ख्याल में बेहतर स्ट्रेटेजी होगा। एक मल्टी कैप जैसे स्ट्रेटेजी वगैरह में एक अच्छा स्ट्रेटेजी होगा इस माहौल से डील करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि मिड और स्मॉल कैप में कोई अभी बबल बन गया है या फिर एक्सट्रीम वैल्यूएशंस पे चले गए हैं। एक्सट्रीम वैल्यूएशंस पे भी नहीं गए हैं, अपने जो एवरेज वैल्यूएशन है उससे करीबन 10-15% ऊपर है। और जो पीक वैल्यूएशन है वो अगर आप पिछले मार्केट पीक्स में देखें तो बहुत 30% के वैल्यूएशन प्रीमियम में जाके वो पीक होता है। अभी भी पूरा पीक नहीं हुए हैं, थोड़े से महंगे हैं अपने हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से। इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक एसटीपी या ग्रेजुअल मैनर में करना चाहिए। जो आज से 3-4 महीने पहले लमसम में करने की बात आ रही थी, वो स्ट्रेटेजी अभी थोड़ा सा उसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये लार्ज कैप मिड कैप में थोड़ा सावधान रहें और एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। सर ज़रा समझाएं
इंडियन मार्केट्स में जब हम अच्छी तेज़ी के साथ लाइफ हाई पर लगातार मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ब्रॉडर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, क्या पसंद है आपको? निवेश के मौके कहाँ दिख रहे हैं? क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड दिख रहा है सर, हर एक दिन कोई एक नया सेक्टर अचानक से फेवर में आएगा, 2-3 दिन चलेगा वो ठंडा होगा, फिर दूसरे का नंबर, फिर तीसरे का नंबर, ये जो चर्निंग हो रही है इसके हिसाब से बताएं सर, कहाँ निवेश करना ठीक है? इसी को शायद बुल मार्केट कहते हैं। बट मेरे ख्याल में जैसे हमने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से शुरू किया मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैक्रो में इतने सारे हेडविंड्स हैं और इतने सारे अनसर्टेनिटीज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये है कि वहां निवेश करें जहां, जिसको हम कहते हैं पॉकेट्स ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस, जहां के अर्निंग्स दुरुस्त हों, उस जगह पे अगर आप अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करें तो ऐसे माहौल से निकलने के आसार बेहतर हो जाते हैं। हमारा फोकस एडवाइस में उसी तरीके का है। सो ऐसे 5 इलाके हैं जहाँ की अर्निंग्स अभी भी दुरुस्त हैं और आगे शायद दुरुस्त रहें। एक उनमें से मैन्युफैक्चरिंग अपसाइकिल की बात होती रही है। मेरे ख्याल में इंडिया की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो पिछली डेटा आई है उसके हिसाब से 76.5% हो गई है। ये काफी ज्यादा है, इसके ऊपर नॉर्मली कैपेक्स साइकिल एक बड़ा देखने को मिलता है। तो वो एक पॉकेट्स ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस है। दूसरा मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को अगर आप देखें, सो ये रियल एस्टेट पहले शायद ये 7 साल का अपसाइकिल है, उसमें शायद पहले 2 या 3 साल में है। सो रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो इंडिया में बेहतर है। ये थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक भी है क्योंकि अगर आप चाइना में देखें या यूएस में देखें, वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की जो हाल है उससे हमारा बॉटम अप स्टोरी काफी बेहतर है। और तीसरा मैं हाईलाइट करूंगा कि जिस हिसाब से डिफेंस में गवर्नमेंट का रुख जो चेंज हुआ है पिछले 1-2 साल में, उसमें कुछ कंपनीज के 20 साल के ऑर्डर बुक भी अभी फुल नजर आ रहे हैं, तो उसमें काफी अच्छी विजिबिलिटी है, इसलिए अर्निंग्स रेजिलियंस होने के आसार वहां पे ज्यादा हैं। सो ये 3 एरिया जो लगता है वो मुझे लगता है कि इसमें अर्निंग्स अच्छे रहेंगे और इस तरीके से अगर स्टॉक पिकिंग करें तो थोड़ा मैक्रो डिपेंडेंट कम हो जाते हैं और अर्निंग्स के बनिस्बत शेयर प्राइस की आउटलुक बेहतर हो सकती है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन थीम्स हैं, रियल एस्टेट, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर अभी भी बढ़िया मौके हैं सर। ये ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए सेक्टर्स थोड़े से ढीले चल रहे थे, आईटी हुआ, मेटल हुआ, लेकिन अब धीमे धीमे वापस थोड़ी सी इनमें एक्शन लौटती हुई दिख रही है। खरीदना वर्थ है या अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर इनको ठीक होने में? मेरे ख्याल से ग्लोबल सेक्टर्स में अगर आप देखें तो आईटी, फार्मा और मेटल्स, ये 3 में से इंक्रीमेंटली अगर आप पूछें कि लास्ट 6 महीने में कहाँ थोड़ा हमारा रुख ज्यादा पॉजिटिव रहा है, वो होगा आईटी सर्विसेज में। उसमें हमारा मानना यह है कि ऐसा नहीं है कि नियर टर्म में हमको वापस बहुत तेजी के ग्रोथ रेट्स देखने को मिलेंगे, बट हमारा मानना हुआ है कि अर्निंग्स जो है धीमे धीमे अगले 1-2 क्वार्टर में इस सेक्टर में बॉटम आउट हो रहे हैं। सो इस सेक्टर में थोड़ी स्टॉक पिकिंग की गुंजाइश है। सो हम शेयर प्राइसों में नजर रखते हैं, कभी जहाँ पे वीकनेस मिलती है या फिर कुछ मैक्रो कंसर्न आते हैं तो वहाँ हमने थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया है। सो इस तरीके से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। फार्मा में हम न्यूट्रल हैं और मेटल्स में हम लोग अंडरवेट रहेंगे ओवरऑल। आई नो कि ऑफ लेट थोड़ी सी तेजी आई है चाइना के ग्रोथ के चलते, पर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लें तो हमारी अभी भी उसमें अंडरवेट पोजीशन है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेटल, फार्मा, आईटी, इसमें आईटी वैल्यूएशंस के लिहाज से ज़्यादा कंफर्टेबल है। त्रिदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया और आपने विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके।